हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आज है डे 14 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ जो आप हमेशा ही पूछते हो, जिसमें आप सभी का पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि दीदी यूपी पुलिस के अलावा आपने किसी और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने और अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की है। उसमें मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स की ज़्यादातर तैयारी की है और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं था यूपी पुलिस के जैसा। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो मैं पहली बार ही दे रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने टीचिंग के काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं। अपने सी टेट का एग्ज़ाम भी दिया है, यूपी टेट का एग्ज़ाम भी दिया है और केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं। तो मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स ही दिए हैं इससे पहले जितने भी दिए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो मेरा पहला ही एग्ज़ाम है। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप कितने टाइम से यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कितने सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई सालों से बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर रही यूपी पुलिस एग्ज़ाम की। जनवरी में आई थिंक मैंने इसका फॉर्म फिल किया था, तभी मैंने इसकी पढ़ाई करना शुरू की थी। एक्चुअली में पहले तो मैंने इसकी पढ़ाई करना शुरू भी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो मेनली मेरा फोकस भी टीचिंग एग्ज़ाम्स पर ही था। और लेकिन जब मैं देखती थी कि यूट्यूब पर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में ये होने लगा कि मुझे भी इसका एग्ज़ाम देना है और तैयारी करके अच्छे से देना है। सिर्फ ये नहीं कि नाम के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो उसके बाद मैंने अपनी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी को थोड़ा साइड में कर दिया और मैं अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई, क्योंकि अभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी तो कर रही थी, लेकिन कोई ना वैकेंसी नहीं आई हुई थी टीचिंग एग्ज़ाम्स की। तो मैंने सोचा कि पहले टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी को मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ और अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की वैकेंसी आई हुई है। और थर्ड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप भी आरपीएफ का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे क्या? तो हाँ, मैं ये कई बार बता चुकी हूँ आपको कि हाँ, मुझे भी आरपीएफ का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया है जहाँ पर जाकर मैं अपना फॉर्म फिल करा सकती हूँ, क्योंकि ओबियसली गाँव में तो नहीं होगा, इसके लिए मुझे थोड़ा बाहर टाउन में जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी सोच रही हूँ इसको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, क्योंकि फिर इसकी शायद लास्ट डेट निकल जाएगी। और फोर्थ क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी रीजनिंग को कैसे तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रीजनिंग आरडब्ल्यू से ही पढ़ रही हूँ और उसके अदर कोई चैनल नहीं है जहाँ से मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस में आरडब्ल्यू से जो डेली प्रैक्टिस होती है वो वाली प्रैक्टिस करती हूँ। और बीच बीच में जब मुझे टाइम लगता है या मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं संदीप सर की पुरानी क्लासेस ले लेती हूँ। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही है। और अगर बुक की बात करूँ तो बुक अभी फ़िलहाल तो मेरे पास रीजनिंग की कोई बुक नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा वेट कर रही थी बुक पर, रीजनिंग की बुक पर ना अभी ऑफ़र आने वाला है, शायद 10 तारीख में आएगा। तो मैं उसी का वेट कर रही थी कि रीजनिंग की बुक लेने के लिए मैं उस वाले ऑफ़र पर वो बुक लूँगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जो आपके पास आदित्य सर की जो बुक है मैथ्स की, उसका प्राइस कितना है? तो उसका प्राइस 200 है और वो आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह से कहीं से भी आप मंगा सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, अगर आपने अभी मैथ्स पढ़ना शुरू किया, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो बुक आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए ही थोड़ा अच्छी है। लेकिन अगर आपको मैथ्स काफ़ी अच्छे से आता है और आप पहले भी पढ़ चुके हो काफ़ी बार मैथ, तो शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक ठाक से लेवल गया है जिस एग्ज़ाम का, जिस लेवल का यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आता है, इस लेवल का ही उस बुक में रखा गया है। तो मैं बस इसलिए आपको बता रही हूँ कि कहीं आप बाद में मेरे को ब्लेम ना करने लगो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जीके जीएस के जो आप नोट्स से पढ़ते हो, वो नोट्स आपने कहाँ से बनाए हैं? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं, अभी मैंने नहीं बनाई है नोट्स, क्योंकि जिस टाइम पर मैं अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में ही थी, तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ना अपना स्टार्ट कर दी थी अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि मैंने जीके और जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक बैच लिया था मैंने कैरियर विल से, GS 20 शायद बैच का नाम था, ऐसा ही था, GS स्पेशल 20 कुछ बैच करके ऐसा नाम था उसका। तो वहाँ से मैंने जीएस की चीज़ें पढ़ी थी और उस टाइम पर मैंने, क्योंकि कोरोना का टाइम था और बीएड के मेरे एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, इसलिए उस फुल टाइम में मैंने अपने जीके और जीएस के नोट्स तैयार किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी जीके और जीएस के लिए क्या ल्यूसेंट की बुक अच्छी रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो? तो देखो, ल्यूसेंट की बुक अच्छी तो बहुत है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसको पढ़ना तो मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी है वो और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। ल्यूसेंट से पढ़कर पूरा आप जीके जीएस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्ज़ाम तक हमारे कंप्लीट हो पाएगी। और बाकी अगर आपको लगता है कि आप उसको एग्ज़ाम से पहले पहले उस पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आपको पढ़नी चाहिए वो बुक, क्योंकि आपके सभी टॉपिक्स उससे कवर हो जाएंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप कितना घंटा पढ़ते हो दिन में और रात को किस टाइम तक पढ़ते हो और आपका स्टडी का टाइम टेबल क्या है। देखो, अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल मैंने कभी बनाया नहीं है कि मुझे इस टाइम पर फिक्स इसी टाइम पर पढ़ाई करनी है। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो अभी तो पूरा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है तो पूरा काम मेरे को ही करना पड़ता है। इसलिए टाइम टेबल जैसा वर्ड तो मेरी डिक्शनरी से बाहर है फ़िलहाल तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरा दिन में किस किस टाइम पर पढ़ाई करती हूँ, कितना कितना घंटा पढ़ती हूँ। तो अगर मैं सुबह की बात करूँ तो मैं सुबह 5:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ, 5:30 बजे या फिर 6 बजे इस टाइम पर उठ जाती हूँ। गर्मी की वजह से अगर मैं सुबह उठ भी जाऊँगी तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों में मैं 2 या 3 बजे उठ जाती थी अपनी पढ़ाई करने के लिए मॉर्निंग में। लेकिन गर्मियों में नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि सही में पढ़ाई नहीं हो पाएगी उस टाइम पर। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो घर के काम ही करने होते हैं। तो ये सब काम वगैरह करने में मुझे 10 से 10:30 या फिर 11 भी बज जाते हैं। मम्मी होती है तो मम्मी और मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं ताकि मैं अपना थोड़ा टाइम निकाल सकूँ ज़्यादा पढ़ाई के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मम्मी घर पर नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। 11 भी बज जाते हैं कभी कभी तो काम ख़त्म करने में सारा। सारा काम ख़त्म करने के बाद घर का तभी बैठती हूँ फिर मैं पढ़ाई करने के लिए। और फिर तो मैं दिन में पढ़ती रहती हूँ, सोती तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं थक जाती हूँ तो बीच में रेस्ट ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस पूरा टाइम पढ़ती रहती हूँ, बीच में मैं अपना रेस्ट कर लेती हूँ जितनी भी देर मुझे रेस्ट करना होता है। मतलब जितना भी मैंने एक दिन में टारगेट बनाया होता है वो तो मैं कंप्लीट कर ही लेती हूँ। और ऐसे ही करती हूँ, ऐसे शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक कंप्लीट हो जाता है जो भी होता है। और जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं उसको मैं रात के टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ। रात में मैं 10 या 11 बजे तक तो लगभग पढ़ती ही हूँ। ओवरऑल अगर मैं टाइम मिलाकर बात करूँ तो 6 से 7 घंटे तो शायद मैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ती हूँ। और बाकी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने डीएलएड के जो मेरे एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं थोड़ा बहुत उसके लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए। आई होप कि मैंने आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अब देख लेते हैं कि आज का स्टडी प्लान क्या क्या रहने वाला है और आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज का स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है जिसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बैठकर यूपी जीके वाला पार्ट ही पढ़ रही थी मैं। और यूपी जीके के लिए मुझे एक क्लास मिल गई है अंकित भाटी सर की, यूपी जीके बाय अंकित भाटी सर। उसमें 4.5 घंटे की क्लास, आई थिंक वो 4 घंटे 21 मिनट के आसपास की वो क्लास है। तो मुझे लगता है कि यूपी जीके वाला पार्ट यहाँ से काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराई हुई है। मुझे सर की कराई हुई ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही है और यहाँ पर बैठकर मैं यही वाली क्लास अपनी ले रही थी। हालांकि क्योंकि ये 4.5 घंटे की है तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि मैं इसके प्रॉपर नोट्स बनाने वाली हूँ। ये नोट्स अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के टाइम पर भी मुझे हेल्प करेंगे और उसके अंदर अगर मुझे अपने यूपी से रिलेटेड यूपी सुपर टैट और अदर एग्ज़ाम देने होंगे तो उसमें भी काम आएगा, इसलिए मैं इसके नोट्स बना रही हूँ प्रॉपर। तो एक दिन में तो ये सभी नोट्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी है, 4 घंटे से भी ज़्यादा की है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूपी जीके के लिए पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चैनल सर्च किए, काफ़ी अलग अलग जगह ट्राई किया, बट मुझे कोई भी यूपी जीके के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाई हैं जहाँ पर प्रॉपर एक ही क्लास में सभी चीज़ें कंप्लीट करा रखी हों। फाइनली मुझे सर की क्लास मिल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मुझे तो क्लास काफ़ी अच्छी लग रही है और सर ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा है। ये ना वो सडनली एकदम से मेरे यूट्यूब के रिकमेंडेशन में जैसे आती हैं क्लासेस ऐसे आ गई थी सर की। और मैंने कोई ऐसे स्पेशली सर्च नहीं की थी यूपी जीके की क्लास, बट ये ऐसे ही अचानक से आ गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ये वाली क्लास आई क्योंकि इसमें ना लगभग यूपी जीके के सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यूपी जीके की ये वाली क्लास 4 साढ़े 4 घंटे की क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यूपी जीके के हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इससे ईजिली। और यहाँ पर बैठकर मैंने अपने 2 घंटे की यूपी जीके की क्लास ली थी और उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज लिखा है। तो उसके बाद अब थोड़ा रिवाइज़ करने रह जाएगा। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो यूपी जीके में जो सर नोट्स बनवा रहे थे उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई भी थी, लेकिन वो सब एकदम अच्छा लगा, वहाँ पे रिवीजन भी हो गया मेरा और सारी नई चीज़ें लिखने को भी मिल गई। 2 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई और प्रॉपर मैंने अच्छे से इसके नोट्स बना लिए। और इसके बाद मैं बैठ गई थी अपना मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैथ्स में मुझे आज पढ़ना था लाभ और हानि के क्वेश्चन किए हैं मैंने। ये तो बट मैंने RWA से किए हैं जहाँ पर राहुल तेवतिया सर करा रहे हैं, तो वहीं से मैंने सिर्फ एक क्लास ली थी RWA से। और सेकंड जो मेरा रिवीजन चल रहा है उसमें मैं प्रतिशतता वाले चैप्टर पर आ रही हूँ, जो अभी दूसरे सर ने कराई थी कुछ टाइम पहले, वो सर ने क्लास ली थी, उसमें मैंने वो वाली एक क्लास ली थी। और मैथ्स कंप्लीट होने के बाद मैंने पढ़ा था रीजनिंग में मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक प्रैक्टिस सेट लगाया जो राहुल सर करा रहे हैं, उसमें से मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया। और एक प्रैक्टिस सेट मैंने किया संदीप सर का जो प्रीवियस सर ने कराया हुआ है, जो सर ने फरवरी में एग्ज़ाम के टाइम पर सर ने क्लासेस ली थी, उनमें से मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। क्योंकि संदीप सर ने भी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और उन सभी का एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा हमारा,
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर हमने पढ़ी होगी, उनको पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल भी चुके होते हैं, तो उसका रिवीजन के तौर पर ये क्लास हो जाती है। और आपको लग रहा होगा कि मैथ्स और रीजनिंग ये सभी चीज़ें मैं इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कंप्लीट कैसे कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी दोनों ही क्लासेस जो हैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, मतलब लाइव क्लासेस नहीं लेती हूँ। मैं बाद में लेती हूँ ऑफलाइन, जब सर करा चुके होते हैं। तो उस टाइम पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्पीड अप करने का, तो मैं हमेशा 2x की स्पीड पर करती हूँ मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। और बाकी अदर जीके जीएस वगैरह की क्लास करती हूँ तो उसको नॉर्मल स्पीड पर ही करना होता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें समझ कर याद भी करनी होती हैं। लेकिन मैथ्स में तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और रीजनिंग में भी सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो 2x की स्पीड पर बहुत ही ईजिली हो जाती हैं सारी चीज़ें। और ऐसे स्पीड अप क्लास करने से इसके लिए कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट में मुझे हेल्प मिलती है। जब मैं इतना स्पीड से क्लास ले रही होती हूँ मैथ्स की या रीजनिंग की, कहीं ना कहीं ये इंप्रूव करता है हमारे टाइम मैनेजमेंट को, कि हम कम टाइम लेंगे मैथ्स और रीजनिंग में जब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं 2x की स्पीड पर। तो इसका ये एक बेनिफिट हो सकता है। और अगर मैं जी के जी एस वाले पार्ट की बात करूँ, तो जी के जी एस में मैंने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जी के जी एस में मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि स्टैटिक जी के वाला पार्ट ज़्यादा पढूँ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम को देखोगे तो मेरा 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और स्टैटिक जी के वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरे 23 से 24 क्वेश्चन ठीक हुए थे उसमें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी स्टैटिक जी के वाला पार्ट ही ज़्यादा पढ़ा था। जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये पढ़ा है कि राज्य का प्रमुख उत्पाद क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, चाय असम में, काजू केरल में। इस तरह से ये सभी राज्यों के उत्पाद पढ़ने की कोशिश की है यहाँ पर सबसे पहले तो जीके वाले पार्ट में। और इस जीके वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा झूम की खेती के बारे में भी पढ़ा था। आई थिंक जिन बच्चों ने सीटेट वगैरह किया होगा उनको पता होगा। सीटेट में झूम की खेती से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब किस तरह से होती है। और जीके और जीएस का मेरा सेकंड टॉपिक था क्रांति के बारे में, जैसे कि हरित क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, ऐसे बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सभी चीज़ें मैंने इस वाले चैप्टर में पढ़ी है। और इसका थर्ड टॉपिक था कि उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे कि एपीकल्चर किसको बोलते हैं, पीसीकल्चर किसको बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर किसको बोलते हैं, सेरिकल्चर किसको बोलते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। जैसे अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, केचुए पालन को क्या बोलते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें थी पढ़ने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी ये मैंने पढ़ी थी यहाँ पर। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेलों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये मैंने नोट्स अपने यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम के टाइम पर ही बनाए थे, तो इसमें मेलों के बारे में भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर मेलों की अगर मैं बात करूँ तो पता है जो क्वेश्चन आया था 17 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में, एक बिहार के सोनपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था मेरे नोट्स में था। और देखो यूपी के मेले और उसके महोत्सव वगैरह तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन उन सबसे अदर अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया के ही मेले इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सा मेला लगता है। और स्पेशली जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे पुष्कर मेला होता है, ये ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। जैसे सोनपुर वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको भी बताया, सोनपुर वाला क्वेश्चन था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। तो इस तरह के मेले से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ यूपी वाले इंपॉर्टेंट नहीं हैं, अदर राज्यों के भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट टॉपिक था इसका जीके और जीएस वाले पार्ट का, घास के मैदान। तो विश्व के सभी घास के मैदान याद किए मैंने कि कौन से घास का मैदान कहाँ पर होता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो इतनी ही चीज़ें पढ़ी जा रही हैं अभी कुछ टाइम से। और बाकी आप सभी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखो गोल रोटी बनाने की खुशी, जिसमें मैंने अपना हाथ जलवा लिया।